ठीक है, बाकी बाकी बच्चों ने ट्राई करें क्या? हाँ मैम किए हैं। सब लोग ट्राई करके लाए, ठीक है। तो 15 का डी पार्ट देखो कि वो ये कह रहा है सम ऑफ डिजिट यूज्ड इन द नंबर ऑन द फर्स्ट टू प्लेसेस फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट टू प्लेसेस फ्रॉम द लेफ्ट, ये 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट यूज्ड, यहाँ पे जो भी आएगा इज इक्वल टू डिजिट यूज्ड इन द लास्ट प्लेस, लास्ट प्लेस पे जो भी डिजिट आएगी ये इसके बराबर होगा, मतलब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 होगा। लास्ट प्लेस में 9 8 7 कुछ भी आ सकता है, पर नेचुरल नंबर है तो पहले अपन एक एक दे देते हैं, ठीक है। तो ये 7 हो गया, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर है तो आप एक एक दे दीजिए, क्लियर हो गया? हाँ मैम। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करो, आपने एक भिखारी और जोड़ दिया, ठीक है। पर एक चीज हमेशा याद रखना भी, जैसे मान लो x प्लस 2y प्लस जेड ऐसा कुछ भी लिखा हो लेस देन इक्वल टू 9 और बोल रहा हो एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, तब इसके कितने सोल्यूशन होंगे? तो इसमें आप ये मत करना कि हम पहले एक एक दे देते हैं या कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अब इसमें दो भिखारी आइडेंटिकल वाई वाई हो गए, तो वैसे मत करना। तो इसमें केस लेना कि जब वाई 1 है तो भाई एक्स प्लस जेड कैसा है, लेस देन इक्वल टू 9 है, कि जब वाई 1 है तो एक्स प्लस जेड नहीं लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 7। अब 7 चीजें इन दो भिखारियों में बांटनी है, आप कर लो कि हर एक को कम से कम एक एक तो मिलना है, तो भाई पहले एक एक दे दिया, तो एक्स प्लस जेड लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 5, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया, एक भिखारी और जोड़ दिया। अब 5 चीजें इन 3 भिखारियों में बांटनी है, किसी को कुछ भी मिल जाए, तो 2 फॉल्स कॉइन्स ऐड किए, 7 सीट, ठीक है ना। हम तो y के कितने केस लेंगे, मतलब y इक्वल्स टू 1 तब पर? जब अरे y लिया 2 तब तक लेते रहो, तब तक x और z नेचुरल नहीं होते हैं, 4 तक ही जाओगे, 2 4 8। हाँ तो x प्लस जेड कितना हो गया, नहीं 1 हो गया बस, लेस देन इक्वल टू 1। तो x प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि x और z दोनों को 1 1 तो देना ही पड़ेगा, तो 3 तक ही जा पाओगे, 3 तक ही जाना पड़ेगा। हाँ 3 तक ही जाओगे, ठीक है ना। तो इसमें मतलब एकदम डायरेक्ट बेगर मत लगा देना, क्योंकि इसमें दो आइडेंटिकल हो गए ना भिखारी, एकदम डायरेक्ट अपन ऐसे बेगर नहीं लगाते, अपन केस ले लेते हैं फिर इसमें, ठीक है ना। अगर आपने सीधा ही कर दिया यार मैं पहले एक एक दे देता हूँ, तो उसमें टेंशन ही रहती है दिमाग में कि 1 और 2 3 और 1 4, 4 गया 5। बेटर है आप केसेस लेके ही कर लो, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ मतलब इवन ये तो चलो लेस एन नहीं होता, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 9 होता, अब नेचुरल सोल्यूशन चाहिए, तो डायरेक्ट बेगर मत लगा देना कि 9 चीजें 3 भिखारी में बांटनी, क्योंकि अब यहाँ भिखारी 3 नहीं है, एक तो y प्लस वाई, बहुत लफड़े है, ठीक है ना। तो केसेस लेके ही करना कि जब y 1 है तो भाई x प्लस जेड कितना हो गया, 7। अब केसेस लेना, अब 7 चीजें 2 भिखारियों में बांटनी है कि भाई ठीक है ना, कि हर एक को एक एक तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि नेचुरल सॉल्यूशंस है तो भाई एक एक दे दिया और उसके बाद लगा दिया, ठीक है। चलो हाँ, तो मैं इसकी बात कर रही थी कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई कैसा हो गया, लेस देन इक्वल टू 9, तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक एक डाल दिया, ठीक है। तो अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक भिखारी और जोड़ दिया इक्वल टू 7। अब 7 चीजें 3 भिखारियों में बांटो कि किसी को कुछ भी मिल जाए, 2 फॉल्स कॉइन्स ऐड करो, तो कितना आ गया, 9c2। तो 9c2 कितना हो गया, 36, ठीक है। तो 36 केसेस आ गए टोटल, लेकिन इसमें मुझे वो केसेस घटाने पड़ेंगे। रिजेक्ट कौन कौन से केसेस, भाई x नॉट इक्वल टू वाई, बट x जो है वो y के बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो अपन को वो केस घटाने पड़ेंगे जब अपन ने यहाँ पे x और y को
समझ में आ रहा ले है? लिया है। हाँ 1 1 हाँ। ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया और 4 4 ले लिया। 5 5 तो ले नहीं सकते, 4 हाँ 4 तक ही जा सकते हो। ठीक है ना, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 है, तो अपने जो केसेस हैं इसमें अपन को वो केस घटाने पड़ेंगे। रिजेक्ट दीज केसेस सिंस एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो ये वाले 4 केस घट जाएंगे 36 में से, तो 32 केसेस आ जाए। और नीचे कितना है, तो बस ऊपर आ गया तो 32 केसेस आ जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 32 इंटू, बाकियों को घुमा दो, बाकी भी तो घूमेंगे 6 फैक्टोरियल तरीके से, हाँ और नीचे 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल। तो आप बेगर से कर सकते हो। हम ये चीज कैसे देखें कि बेगर कहाँ पे लगेगा? अभी तो दिख ही रहा है कि भाई एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9 है, बिना बेगर के भी कर सकते हो, केसेस लेने पड़ेंगे सारे कि लास्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज 9, अगर यहाँ 9 होता तो फिर यहाँ कितने केसेस होते, 1 8 हाँ 2 हाँ 7 3 हाँ 6 मैम 4 मैंने 5। वैसे ही किया। हाँ वो और केस घुमा लेके दो, ही कर रहे थे तो हाँ फिर नहीं हो पाया 8 था। तरीके हाँ। आएंगे, 1 8 2 7 3 6 4 5, तो इसे घुमा लो, 4 तरीके तो 8 हो गए, 1 8 8 1 2 7 7 2, है ना। फिर अगर ऐसी लास्ट डिजिट तुम्हारा क्या होता, लास्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब 8 होता तब देख लो, 7 होता हाँ तब देख हाँ लो, हाँ। तो भी ये तो मैंने इसलिए ठीक बताया है। कि ये थॉट आ जाए कि भाई इससे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, मैम इसका हम ए इसका पार्ट। बी पार्ट। बी पार्ट। ए और बी दोनों ही देखना है, देख लीजिए। कि 2012 पॉइंट्स आर इवनली स्पेस्ड अबाउट अ सर्कल। एक सर्कल है, उसमें 2012 पॉइंट्स आर इवनली स्पेस्ड अबाउट अ सर्कल। तो मैम कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर ले। एक मिनट, तुम्हारे पास डायमीटर्स कितने होंगे, 1006, तो 1006 में से हाँ। कोई भी एक डायमीटर सिलेक्ट कर लो, 1006 डायमीटर होंगे, ठीक है ना। तपन ने क्या किया, 1006 डायमीटर है, तपन ने इसमें से कोई भी एक डायमीटर सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे मान लो मैंने कर लिया, अब मेरे पास कितने बचे पॉइंट्स, 2010 पॉइंट बचे, तो 2010 में से आप कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, तो हमेशा क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। 2010 में से कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, तो आपका हमेशा क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, हाँ या ना। और हाँ नीचे 2012 में से कोई भी कोई 3 भी पॉइंट 3 सिलेक्ट कर पॉइंट लो। सिलेक्ट कर लो। एक सेकेंड होल्ड करना, सचिन सर, नवीन सर का फोन आ रहा है, एक मिनट फटाफट दो, और फटाफट दो, मैंने उठा ली, उठ बात करो, हेलो, हाँ आगे बढ़े, कोई बी पार्ट बोलो। बी पार्ट में वो ये कह रहा है, numbers p and q are selected randomly from the set of whole numbers. Probability that 3 raised per p plus 7 raised to the power q is divisible by 5. Three raised per p plus 7 raised per q is divisible by 5. तो ये बताइए 3 रेज पर पी हमेशा किस किस पे एंड करेगा, 3 रेज पर पी एंड्स इन 1 पे करेगा, 3 पे करेगा, 7 पे और 9 पे, उसके बाद तो रिपीट हो जाएगा, 3 रेज पर 1, 3 पे एंड करेगा, 3 रेज पर होल नंबर्स में से सिलेक्ट कर रहे हो ना आप, तो 3 रेज पर 0 ले लो, 1 पे एंड करेगा, 3 रेज पर 1, 3 रेज पर 2, 3 रेज पर 3, 27, हाँ उसके बाद रिपीट हो जाएगा। एंड 7 रेज टू द पावर क्यू, 7 रेज पर 0 1 पे करेगा, 7 रेज पर 1 7 स्क्वायर, 7 क्यूब 3 पे करेगा, उसके बाद वापस रिपीट हो जाएगा। तो आप कह रहे हो कि 3 रेज पर p प्लस 7 रेज पर क्यू
इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो 5 से कब होगा? जब फेवरेबल ऑर्डर पेयर्स क्या होंगे? 1 9 9 1 3 7 और 7 3। 3 7 और 7 3। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। तो 4 ही फेवरेबल केसेस हैं और वैसे हाँ। टोटल 16 केसेस हैं। अब इसके बाद तो फिर रिपीट हो जाएंगे ना, तो चाहे 4 में से लो, चाहे 8 में से लो, चाहे 12 में से लो। क्या हुआ सचिन सर? मैं सवा चेक कर लूँ। ठीक है, तो 4/16। हाँ मैम। सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, और कोई डाउट? सी पार्ट तो श्योर इवेंट है। Z/6 1 आएगा, Z6 हो जाएगा। करना है क्या? ये तो श्योर इवेंट ही है, 6 डिजिट नहीं नंबर मैम। है। कर लिया? ठीक है, कर लिया। यस मैम। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, अभी आज शायद प्रोबेबिलिटी में कोई होमवर्क नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब 2 लेक्चर और होंगे, उसके बाद फिर DBP 2 मिलेगा और फिर NCERT मिलेगी। ठीक है, वैसे भी अपना टर्न ट्यूसडे को आएगा। अभी आपने वो भी नहीं किया होगा ना वेक्टर के, जो मैंने 40 क्वेश्चंस दिए थे। मैम उनमें से नहीं, 20 नहीं कर करता लिए। अच्छा, बाकी बच्चों ने भी करे क्या? हाँ मैम करूँ। अद्विक, मैम, अनन्या, 20 कर अनुपमा, लिए। श्रेयांशी ने 20 कर लिए। कुछ करे क्या सब लोग? कुछ नहीं, मैम कुछ करें। कुछ कर। ठीक है, तो फिर मैं आज होमवर्क नहीं देती हूँ प्रोबेबिलिटी का। वैसे आप आज के लेक्चर के बाद DBP 2 स्टार्ट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी का। मतलब आप आज के लेक्चर के बाद DBP 2 सब लोग स्टार्ट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी का, पर मैं डिस्कस नहीं करूंगी ट्यूसडे को। तो मेरा ट्यूसडे का एक बार लेक्चर हो जाएगा, तब फिर मैं अच्छे से दूंगी DBP 2 और NCERT। बट किसी को करना हो तो आज के लेक्चर के बाद स्टार्ट कर सकता है वो। मैम बाकी अपना क्लास वो, के बाद आप 2 मिनट उसके एडवांस के डाउट्स बता दोगे क्या? वो जो 11th का पेपर हुआ था। हाँ उसमें मैंने सोल्यूशन भी तो डाल दिए हैं, देख के भी समझ में नहीं आया? मैम वो 1-2 PNC के नहीं आए। अच्छा ठीक है, लाइए, तो प्रोबेबिलिटी में अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने Na/Ns ये कर लिया था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ये चीज अपन को देखनी है। तो देखिए, लिखिए 2 इवेंट्स A एंड B। एक्चुअली पहले हिंदी में समझाती हूँ। 2 इवेंट्स A और B तभी इंडिपेंडेंट होते हैं जब एक के होने या ना होने से दूसरे के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस सुनिए, एक के होने या ना होने से दूसरे के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिखिए 2 इवेंट्स A and B are said to be independent. A and B are said to be independent if occurrence or non-occurrence of one, if occurrence or non-occurrence of one does not affect, if occurrence or non-occurrence of one does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of another। ठीक है, तो 2 इवेंट्स तभी इंडिपेंडेंट होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन, एक के होने या ना होने से दूसरे के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी पर, ठीक है, दूसरे के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी मैं मान लो 100 बार हेड उछाल दूं एक सिक्के से। ठीक है, अगर मैंने 100 बार एक सिक्के से हेड, मतलब 100 बार मैंने एक सिक्के को उछाल दिया और 100 की 100 दफे मेरे सिक्के पे हेड आ गया। अब मैं कह रही हूँ 101वीं दफे जब मैं सिक्का उछालू, ये तो मेरा एक इवेंट हो गया, जब मैंने 100 बार सिक्का उछाल दिया, 100 के 100 दफे हेड आ गया, तो 101वीं दफे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? बताइए, 101वीं दफे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? हाफ ही आएगी। हाफ। उस 100 दफे तुम्हारा हेड आता या उस 100 दफे तुम्हारा हेड नहीं आता,
उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उसके होने या ना होने से 101वीं दफे हेड आने की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? 101वीं दफे हेड आने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो हाफ ही है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। समझ में आ रहा है कि वी माइट हैव थ्रोन 100 हेड्स इन 100 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, बट ठीक है, तो अगर मैं 100 मतलब हेड उछाल रही हूँ 100 टॉसेस में, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हेड आ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? 101st थ्रो में हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो तो हाफ ही रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस इवेंट के होने या नहीं होने से, नहीं होने मतलब यहाँ पे टेल आ जाता मान लो, या किसी पे हेड किसी पे टेल आ जाता, तो इस इवेंट हेड के आने या ना आने से इस इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो हाफ ही रहेगी। बात समझ में आई आपको अच्छी तरीके से? तो इवेंट्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। या जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि लिखिए, या जैसे लिखिए 2 people, एग्जाम्पल और लिख सकते हैं 2 people, 1 holding a normal dice, 2 लोग हैं, एक आदमी के हाथ में तो नॉर्मल डाइस है, एंड अदर होल्डिंग अ कॉइन, एक आदमी के हाथ में सिक्का है। तो 2 people, 1 holding a normal dice and other holding a coin, throw them once। अभी बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेटअप है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, नहीं, ये तो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो 2 people, 1 holding a normal dice and other holding a coin, throw them once, throw them once। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा लिखना ज्यादा है इसलिए फटाफट लिखिएगा। गेटिंग 6 on normal dice, getting 6 on normal dice and getting head on coin, getting 6 on normal dice and getting head on coin are examples of independent events। बात समझ में आ रही है आपको? अनुपमा, कृषि, कशिश, श्यांशी, सबको समझ में आ रहा है? रितिका ठीक है? यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट। अरे यार, इसके डाइस पर 6 आए और इसके डाइस पर, इसके कॉइन पे हेड आए, ये एक दूसरे को लेना देना नहीं। इसके डाइस पर 6 आए या नहीं आए, उससे इस इवेंट के होने या ना होने से इस इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, इस इवेंट के होने, यहाँ पे 6 नहीं आता, कुछ और आ जाता, तब भी कॉइन पे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी वही रहती। बात समझ में आ रही है? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में नॉर्मली हम अलग अलग सेटअप की जैसे बात कर रहे हैं, करी थी हमने भाई, एक सिक्के को 100 दफे उछाल दिया, अब 101वीं दफे उछाल दिया, तो हम एक्सपेरिमेंट एक बार किया फिर दोबारा किया। यहाँ पर भी हमारे 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से कंफ्यूज मत कर जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जो हम बात करते हैं वो हम सेम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि हमने एक बार पत्ता निकाला बस, और हमने इवेंट्स डिफाइन कर लिए, ठीक है ना, कि साहब इक्का भी आ जाए और बादशाह भी आ जाए, तो एक साथ नहीं हो सकता वो, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं कि हमने एक बार सिक्का उछाला, हमने दोबारा सिक्का उछाला, हमने तिबारा। समझ में आ रही बात? हम 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? कि भाई सिक्का उछाला 100 बार, अब 101वीं दफे, तो ये 2 अलग अलग बातचीत हो गई। ऐसे ही यहाँ पर 2 अलग, ये डाइस उछाल रहा है, कॉइन उछाल रहा है। या और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, लिखिए गेटिंग एन एस, getting an ace and an ace, getting an ace and an ace in 2 successive draws, in 2 successive draws, getting an ace and an ace in 2 successive draws, getting an ace and an ace in 2 successive draws from a well shuffled pack of 52 cards, ठीक है, getting ace and an ace in 2 successive draws from a well shuffled pack of 52 cards, तो एक के बाद एक में इक्का निकाला, पहले मैंने इक्का निकाला, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, मैंने पहले इक्का निकाला फिर मैंने इक्का निकाला, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज रिप्लेस्ड, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉन कार्ड is replaced in the pack before the second is drawn, ठीक है, when the first drawn card is replaced in the pack before the second is drawn, कि आपने एक पत्ता निकाला, आपने देखा कि वो इक्का है, आपने वापस रख दिया, replaced in the pack, और उसके बाद अब आपने दूसरा पत्ता निकाला, तो मुझे बताइए अब दूसरे पत्ते पे इक्के आने की प्रोबेबिलिटी
क्या पहले पत्ते पे डिपेंड करेगी? पहले पत्ते पे नहीं। इक्का आता या नहीं आता, है ना? आपने नहीं, एक्सपेरिमेंट को दूसरी बार कर लिया ना, नहीं आपने करेगी। पत्ता निकाला, उसके बाद आपने दोबारा पत्ता निकाला। जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आप देख रहे थे आप एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में बात कर रहे हो, तो अंतर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, यहाँ अपन अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स की बात करके, साहब हमने पत्ता निकाला, या मैं एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर दिया, हमने पहले पत्ता निकाला, फिर हमने देखा वापस रख दिया, अब हम दोबारा कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। अब हमने कहा कि अब हम, तो अगर हमने पहला पत्ता रख दिया बस, तो ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हो गए। अब पहला पत्ता तुम्हारा कुछ भी आता, पर दूसरे पत्ते पे इक्के आने की प्रोबेबिलिटी वो तो 4/52 ही रहेगी, 4c1/52c। ठीक है, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। So getting an ace and an ace in two successive draws from eligible pack of 52 cards, when the first drawn card is replaced in the pack before the second is drawn, खुद को ही फील आ जाती है। ठीक है, they are independent events। ठीक है ना? but if first card is not replaced, but आगे लिखो, if first card is not replaced, then events are dependent। हाँ, डिपेंडेंट या कंटिंजेंट एक ही बात होती है, कंटिंजेंट। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, पहला पत्ता मैंने इक्का निकाल लिया होता, तो अब दूसरी बार इक्का आने की प्रोबेबिलिटी 3/51 हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन पहली बार अगर मैंने बादशाह निकाला होता, ठीक है, तो पहला दूसरा जो है वो पहले पे डिपेंड कर रहा है ना, तो पहले का होना या ना होना दूसरे को प्रभावित कर रहा है। तो पहला अगर आपने निकाला इक्का, ठीक है, और आपने उसे रखा नहीं, तो बस दूसरे पत्ते के आने की प्रोबेबिलिटी इस पे डिपेंड कर गई कि नहीं कर गई? और अगर अभी मान लो पहला पत्ता बादशाह आ जाता, तो दूसरा पत्ता इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? 4/50। तो पहले पत्ते पे इक्का आए या नहीं आए, है ना, पर आपने रखा नहीं पहला पत्ता, तो दूसरे पत्ते के इक्के आने की प्रोबेबिलिटी उस पर डिपेंड कर रही है। अगर इक्का आता तो दूसरे पत्ते पे इक्का आने की प्रोबेबिलिटी 3/51, पहला पत्ता बादशाह होता तो दूसरे पत्ते इक्का आने की प्रोबेबिलिटी 4/51 हो जाती, बदल जाती प्रोबेबिलिटी। ये इस पे डिपेंड कर रही है। क्लियर हो गया? हाँ, तो इवेंट्स ये होता है। तो इसमें आप एक नोट डाल लीजिए कि नोट दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स comes from same experiment, comes from same experiment. Note that mutually exclusive events mutually exclusive events comes from same experiment, whereas independent events in general comes from two different experiments. ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन जनरल कम्स फ्रॉम टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, कि भाई मैंने पत्ता निकाला रख दिया, अब मैं वापस एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, या एक आदमी तो ये उछाल रहा था, एक आदमी ये उछाल रहा है, तो मतलब या मैं डाइस उछाल रही हूँ साहब, पहली बार उछाला हेड आया, तो दूसरी बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो डिपेंड ही नहीं करती पहली बार पे। ये मैंने इन जनरल इसलिए लिखवाया है क्योंकि आगे चल के आपको आगे चल के मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी कि इंडिपेंडेंट इवेंट में भी क्या है, वो एक ही एक्सपेरिमेंट में, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में करते हैं ना, ऐसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या है, इन जनरल तो हम दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, पर आगे चल के आप पढ़ोगे, वो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसलिए वो पढ़ाना पड़ेगा मुझे, कि वो एक ही एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट्स डिफाइन कर देते हैं। यहाँ तो भैया आप एक्सपेरिमेंट को 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, ठीक है ना, या एक आदमी ने ये पकड़ा है, एक आदमी ने ये पकड़ा है, पर आगे चल के क्या होगा, वो एक ही एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट्स डिफाइन कर देगा और फिर कहेगा बताओ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो वो एक ही एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट्स जब डिफाइन कर देगा और बोलेगा बताओ इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है, तो उस केस में फिर हम इस तरह से नहीं बता पाएंगे कि एक के होने या ना होने से दूसरे के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस केस में हमें एक मैथमेटिकल चेक बताना पड़ेगा, तो अपन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे बस, तो अगर वो फॉर्मूला फिट बैठेगा तो हम कहेंगे कि इवेंट इंडिपेंडेंट है, और नहीं फिट बैठेगा तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो वो जो है वो फॉर्मूला अपन, वो मैथमेटिकल चेक तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए अपन को सीखना ही है। ठीक है ना, तो वो अपन मैथमेटिकल चेक अपन सीखेंगे, तो वो फिर अगर मतलब फिर हम इस तरीके से नहीं बता पाएंगे कि एक के होने या ना होने से, ये मतलब ऐसे नहीं बोल पाएंगे, फिर तो हम अपने मैथमेटिकल फॉर्मूले से ही बता पाएंगे। इसलिए मैंने आपको लिखा है इन जनरल कम्स फ्रॉम टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक ही एक्सपेरिमेंट से भी वो इवेंट्स डिफाइन करके पूछ सकते हैं इंडिपेंडेंट, तो वो फिर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला सीखेंगे बस, अगर वो बैठ रहा है तो बोल देंगे इंडिपेंडेंट है, नहीं बैठ रहा है तो नहीं बोलेंगे, वो तो आगे आएगा। चलिए, तो अब मैं थ्योरम्स करा रही हूँ, तो लिखिए
थ्योरम, थ्योरम्स के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा रही हूँ, उस एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग 3 थ्योरम प्रूव करेंगे, ठीक है। तीसरी थ्योरम करते ही मतलब आपके वो 12th की चीजें चालू हो जाती, तो 12th तो आपका आज स्टार्ट हो चुका है। तो देखो, कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, conduct an experiment of tossing a pair of dice, ठीक है। conduct an experiment of tossing a pair of dice, ठीक है। conduct an experiment of tossing a pair of dice, एक पेयर ऑफ डाइस उछाल दी भाई मैंने, 36 तरीके से गिर सकती है। अब इवेंट्स तो मेरी मर्जी है मैं किसको कहती हूँ, तो 2 इवेंट्स defined on this experimental setup on the experiment are, मैं 2 इवेंट्स के डिफाइन कर रही हूँ, एक तो गेटिंग अ डबलेट, गेटिंग अ डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। और एक मैं कह रही हूँ गेटिंग अ टोटल ऑफ 10 और मोर, तो गेटिंग अ डबलेट एंड गेटिंग अ टोटल ऑफ 10 और मोर, 6 4 4 6 5 5 6 6 5 6 6, ठीक है। इवेंट्स तो मेरी मर्जी है भाई मैं किसको बोलती हूँ, मैंने कहा भैया मैंने मैम वो एक्सपेरिमेंट 6 2 बार आ गया, क्या, 6 2 बार आ गया। तो 6 4 4 6 5 6 5 5 6 का, ठीक है। हाँ। तो गेटिंग अ टोटल ऑफ 10 और मोर, चलो तो एक बड़ा सा वेन डायग्राम बना लो, इसके ऊपर आज थ्योरम पढ़ेंगे 3, ठीक है। तो ये मेरा ए इवेंट है, ये मेरा बी इवेंट है, ये पूरा, ठीक है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी बार है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये मैंने ए इवेंट माना है, ये मैंने बी इवेंट माना है, ठीक है। ये बी इंटरसेक्शन ए बार है, ठीक है। तो मेरा है ए इवेंट क्या है, गेटिंग अ डबलेट, गेटिंग अ डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। और बाकी बचे हुए वहां बना लेती हूँ मैं, तो यहाँ बना लूं, यहाँ कितना आ गया, ये ए इंटरसेक्शन बी बार है, ये बी इंटरसेक्शन ए बार है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये नाइदर ए नॉर बी है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 4 6 6 4, और क्या आ गया 4 6 6 4 5 6 और 6 5 5 5 6 6 तो कॉमन ही है दोनों में, है ना, ये तो कॉमन ही है दोनों में। और ये कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, तो रिमेनिंग 26 एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे, आ जाएंगे रिमेनिंग 26 एलिमेंट्स। तो ये जो मेरे 4 इवेंट्स हैं, एक को A1 कह देती हूँ, एक को A2 कह देती हूँ, एक को A3 कह देती हूँ, एक को A4 कह देती हूँ, ठीक है। ये जो मेरे 4 इवेंट्स हैं, ये चारों के चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये और ये, ठीक है। क्योंकि अगर ये इवेंट हो रहा है तो ये तीनों नहीं हो सकते, चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव है, इन चारों के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ये चारों कैसे है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बात समझ में आ रही है, हाँ मैम। ये चारों Yes, म्यूचुअली ma'am. एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, ठीक है। तो कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ पेयर ऑफ डाइस, अब मैंने 2 इवेंट्स डिफाइन किए, मेरी मर्जी में क्या इवेंट, मैंने ये इवेंट्स ले लिए। अब ये चारों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और ये एग्जॉस्टिव भी हैं, कि इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। चलिए तो थ्योरम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 लिखिए, प्रोबेबिलिटी
of occurrence of at least one of the two events A और B. ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स ए और बी अकर, कम से कम कोई एक इवेंट तो अकर करे, या तो ए करे या बी करे. इसको हम डिनोट करते हैं पी ए यूनियन बी से. यूनियन लिखें या प्लस लिखें या और लिखें, एक ही चीज है. ठीक है, तो पी ए यूनियन बी, यूनियन लिखें या प्लस लिखें या और लिखें, तो कम से कम एक इवेंट अकर करे ए और बी में से. समझ में आ गया? तो इसका फॉर्मूला अब आप डायग्राम देख के लिख सकते हैं. पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज नोन एज जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. ये जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम है ऑन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ये क्या है? जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. एक A1, एक A2, एक A3 और एक A4. समझ में आ गई बात? ये जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कहलाती है कि पी ए प्लस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. अब इसे आप कई तरीके से लिख सकते हो. भाई याद तो बच्चा एक चीज रखता है, बाकी डायग्राम देख देख के कर सकता है. पी ए यूनियन बी को आप पी ए प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए बार, ये भी लिख सकते हो. इसको आप पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बार, ये भी लिख सकते हो. ठीक है, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी बार, पी ए एंड बी बार. ए हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा है, या ए भी हो रहा है एंड बी भी हो रहा है, या फिर बी हो रहा है एंड ए नहीं हो रहा है. ए हो रहा है बी नहीं हो रहा है, या दोनों हो रहे हैं, या समझ में आ रही है बात? इसको अपन ये भी लिख सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी वन में से, चारों एग्जॉस्टिव है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी वन में से क्या कर दूं? नाइदर ए नॉर बी, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार. ठीक है, बाहर लिखो या कॉम्प्लीमेंट लिखो, एक ही बात है. समझ में आ रही बात? टोटल प्रोबेबिलिटी वन में से नाइदर ए नॉर बी घटा दिया, तो आइदर ए और बी आ जाएगा. यस मैम. ठीक है. डी मॉर्गन्स लॉ आपको अगर पता है क्या सबको? डी मॉर्गन्स लॉ सेट्स में पढ़ते हैं, वैसे भी लॉजिक रीजनिंग पढ़वाऊंगी मैं, तो उसमें भी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पे चला जाता है और साइन बदल जाता है. और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दोनों पे चला जाता है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ये दोनों पे चला जाता है और बीच में इंटरसेक्शन आ जाता है. और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये दोनों पे चला जाता है और बीच में यूनियन आ जाता है. आप इसका प्रूफ ऐसे देख भी सकते हो. ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी नहीं हो रहा है, तो यही हो रहा है. ठीक है, ये दोनों पे चला जाता है और बीच में साइन बदल जाता है. और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये भी प्रूफ कर सकते हो. कैसे? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब A4 है ना, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट. ए नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? A3 प्लस A4. यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी नहीं होना चाहिए, मतलब A1 प्लस A4. ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो गया? A1 प्लस A3 प्लस A4. ये हो गया. और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या है? मैंने गलत लिख दिया. ए इंटरसेक्शन इक्वल टू A1 प्लस A3 प्लस A4. वो इसलिए मैंने बोला था A1 A2 A3 A4 मान लो, ऐसे सोचने में आसानी हो जाती है, पर खैर आपको ये याद होना चाहिए. यस. हाँ, तो अपन इसको देख देख के लिख रहे हैं कि पी ए यूनियन बी के क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं. तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. फिर पी ए, अब डायग्राम देख देख के ही लिखते जाओ. ठीक है, डायग्राम देख देख के लिखते जाओ. यहाँ तक आ गया सबको समझ में? डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर लो. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट.
यस मैम। सबको समझ में आ गई बात अच्छी तरह से? हाँ ठीक है। ठीक है, अब इसे और क्या लिख सकते हो? अब जैसे इसमें वो फॉर्म कुछ भी बना सकता है, ऐसा आप याद नहीं रख सकते हर चीज। तो इसमें जैसे एक फॉर्मूला ये बनाया था मैंने, पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी। अभी वो पूछ सकता है भाई पी ए यूनियन बी क्या होगा, 4 ऑप्शन लिख दे। तो बाकी तो आप सेट से देख देख के लिख लोगे, पर अब जैसे उसने ये लिख दिया, पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स पी ए बार इंटरसेक्शन बी। चेक कर लेते हैं क्या ये पी ए यूनियन बी। ऐसे रटना नहीं है, आप रट नहीं सकते, कितने रटोगे? वो तो कुछ भी बना के लिख देगा, क्या ये पी ए यूनियन बी है? चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, पी ए कॉम्प्लीमेंट ए नहीं होना चाहिए, तो A3 प्लस A4। अब की बारी से प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिख रही हूँ मैं, पहले सेट्स के टर्म में लिख रही थी मैं। ठीक है ना, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट ए नहीं होना चाहिए, तो अब की बारी से प्रोबेबिलिटी मान के लिख रही हूँ बस मैं। तो A3 प्लस A4, मेरी प्रोबेबिलिटी जो है A3 प्लस A4। यहाँ मैं सेट्स के उसमें लिख रही थी, बट समझ तो लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी ए कॉम्प्लीमेंट A3 प्लस A4, फिर पी बी कॉम्प्लीमेंट बी नहीं है, तो बी नहीं है तो A1 प्लस A4, यही आ गया, प्लस फिर पी ए इंटरसेक्शन बी A2 माइनस 2 पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार A4। तो ये कट गया, ये देखो A1 प्लस A2 प्लस A3 आ गया। आ गया A1 प्लस A2 प्लस A3 पी ए यूनियन बी। सबको समझ में आया? ऐसे चेक कर सकते हो आप। हाँ Yes, ma'am. इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड थ्योरम पर आते हैं, पर उससे पहले एक नोट डाल लीजिए। तो लिखिए, ये डायग्राम तो मुझे रखना ही पड़ेगा सामने क्योंकि इसी पे ही बेस्ड है सब कुछ। नोट डाल लीजिए, नोट दैट पी ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 1 होता है। सेकंड नोट है, नोट इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब गोले दूर दूर होते हैं, डिसजॉइंट, इनकॉम्पैटिबल, कुछ भी, देन पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो फिर ये जो फॉर्मूला आपने लिखा था पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये 0 हो जाता, तो पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अगर गोले दूर दूर होते, अगर गोले दूर दूर होते और वो कहता कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ कि ए और बी में से कम कोई एक इवेंट हो जाए, तो ए और बी में से कम कोई एक इवेंट हो जाए मतलब या तो ए हो जाए या बी हो जाए, बस दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते। तभी तो मैंने कहा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाती। समझ में आ गई बात? भाई कम से कम कोई एक इवेंट हो जाए, तो या तो ये हो जाए या ये हो जाए, दोनों तो हो ही नहीं सकते अगर गोले ही दूर दूर है तो। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर ए और बी एग्जॉस्टिव होते, इसमें तो नहीं है खैर एग्जॉस्टिव, पर अगर ए और बी एग्जॉस्टिव होते तो आपको पता ही है देन पी ए यूनियन बी 1 होता। ठीक है, इसमें तो पी ए यूनियन बी 1 नहीं है क्योंकि इसमें तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 10 ही एलिमेंट आ रहे हैं, पी ए यूनियन बी तो 10/26 है। ठीक है ना, 10 बाय मतलब 36 है, तो ए एंड बी एग्जॉस्टिव होता है तो पी ए यूनियन बी 1 होता। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात अच्छी तरीके से। सेकंड थ्योरम पर आ जाऊं। थ्योरम नंबर 2, तो ये तो अपन 11 में भी पढ़ रखी है, पी ए यूनियन बी उन्होंने एनसीईआरटी में भी दे रखी है। तो थ्योरम नंबर 2 लिखो, प्रोबेबिलिटी व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर, पहले था एटलीस्ट एक इवेंट अकर करे, अब कह रही हूँ एग्जैक्टली एक इवेंट अकर करे। तो एग्जैक्टली एक इवेंट अकर करे मतलब पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी
-2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर, तो एग्जैक्टली एक इवेंट अगर करे तो क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी -2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? एग्जैक्टली एक इवेंट अकर करे। या फिर इसको और क्या लिख सकते हो, ए हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा है, प्लस बी हो रहा है एंड ए नहीं हो रहा है, A1 प्लस A3। ठीक है, या फिर यू भी लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, एक तो ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया, इंटरसेक्शन बी बार ये हटा दी। ठीक है, इसमें भी अगर इवेंट मान लो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो आंसर यही आता पी ए प्लस पी बी, कि भाई गोले दूर दूर होते हैं और कहता है एग्जैक्टली एक इवेंट अगर करे तो या तो ए करेगा या बी करेगा, ये जीरो हो जाता है। उस केस में ऐसा लिखने का कोई मतलब नहीं होता, ए हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा है। ये तो श्योर इवेंट है कि अगर ए हो रहा होगा तो बी नहीं हो रहा होगा अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो एंड बी बार नहीं लिखते उस केस में, बस पी ए प्लस पी बी। समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन में ही दे दिया कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर तो ए हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा है, तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑब्वियस अगर ए हो रहा होगा तो ये बी नहीं हो रहा होगा, फिर तो बस सीधा सीधा पी ए प्लस पी बी लिखना है। ठीक है, चलो, तो इसमें मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो ऐसे ही लिखते हैं। अब इसे और क्या लिख सकते हो, हमारा इरादा ये है कि भाई एग्जैक्टली एक ही इवेंट होना चाहिए, या तो ए हो जाए या बी हो जाए, दोनों नहीं होने चाहिए। तो 1 माइनस डी मॉर्गन्स लॉ लगा, ये तो अपन ने लगाई दिया, तो इसमें अब डी मॉर्गन्स लॉ भी लगा सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? इसको यू भी लिख सकते हो, पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको ये भी लिख सकते हैं कि पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको ये भी लिख सकते हैं। अब इसे और कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो आपको याद नहीं रहेगा, याद करना भी नहीं है, निकाल लेना। जैसे कोई कह रहा है पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट, हर चीज नहीं याद रख सकते। देखो क्या ये A1 प्लस A3 के बराबर है, चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट ए नहीं हो रहा है, मतलब A3 प्लस A4 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी नहीं हो रहा है, A1 प्लस A4। तो ये दिस यूनियन दिस क्या हुआ, A1 प्लस A3 प्लस A4, यही हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी ये लिख दी मैंने। ठीक है, जहाँ सेट्स के टर्म में बात करना है वहाँ सेट्स के टर्म में कर लो, या प्रोबेबिलिटी के टर्म में तो मैं वही सिंबल यूज कर लेती हूँ। ठीक है, माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट A4। ठीक है, देखो A1 प्लस A3 आ गया ना, समझ में आ गया? ठीक है, यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब इसी में जैसे मैंने एक और भी बनाया था फॉर्मूला कि भाई प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्टली एक इवेंट अकर करे, तो एग्जैक्टली एक इवेंट अकर करे इसमें जैसे पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट माइनस 2 पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वो तो ऑप्शन होगा, ऐसा रटना नहीं है। क्या बोले भाई किनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसको रिप्रेजेंट करता है, अब चेक कर लो क्या ये रिप्रेजेंट करता है। देखना ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी A3 प्लस A4, ठीक है ना, प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट A1 प्लस A4 -2 A4। हाँ आ रहा है ना A1 प्लस A3। समझ में आ गया? यस मैम। और बाकी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो आपको पता ही है, वो तो फिर एग्जैक्टली एक इवेंट करेगा उस बात की भी प्रोबेबिलिटी पी ए प्लस पी बी, और एटलीस्ट करेगा तब भी पी ए प्लस पी बी, ये जीरो हो ही जाएगा। चलिए, तो अब एक नोट लिखते हैं फिर थर्ड थ्योरम, वो इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के।
तो नोट लिखते हैं, नोट दैट PA इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल टू PA। PA इंटरसेक्शन B हमेशा PA से छोटा होता है, PB से भी छोटा होता है, ठीक है। और PA और PB जो है ये PA यूनियन B से छोटे होते हैं, और PA यूनियन B इज लेस देन इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है। तो PA इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल टू PA। कॉमा PB लेस देन इक्वल टू PA यूनियन B लेस देन इक्वल टू PA प्लस PB, ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये सिंबल लिखा हो ऑब्ट्यूज स्लैश, इसका मतलब होता है माइनस। ऑब्ट्यूज स्लैश का मतलब माइनस। PA में से B हटा दो, यानी कि PA इंटरसेक्शन B बार। A में से B घटा दो तो PA इंटरसेक्शन B बार। ये सिंबल पता होना चाहिए आपको, ऑब्ट्यूज स्लैश। क्योंकि अब मैं आपसे थर्ड थ्योरम में एक्यूट स्लैश की बात करूंगी, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। सिंबल समझ में आ गया? जैसे कभी भी कोई ऐसे लिख दे आर ऑब्ट्यूज स्लैश आई, का मतलब होता है रियल नंबर में से इंटीजर घटा दो, ठीक है। ये सिंबल पता होना चाहिए, ऐसे कभी भी कोई लिख दे, इसका मतलब PA इंटरसेक्शन B बार, A में से B घटा दो। ठीक है, आप स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम नंबर थर्ड। थ्योरम नंबर थर्ड, तब आपका 12th स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम नंबर थर्ड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है PA एक्यूट स्लैश B। कई जगह मैंने देखा है NCERT में भी ऐसे सीधा डंडा बना देता है, ठीक है। बट सही चीज तो ये होती है, बाकी कोई सीधा डंडा बना रहा है तो उसका मतलब भी आप इसी से निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। लोग ना ऐसे भी लिख देते हैं PA अपॉन B, तो भी उसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही होता है। सिर्फ ये जो सिंबल होता है ये एक अलग चीज होती है, बाकी अपन एक्यूट स्लैश ही लेते हैं। पर कई बार मैंने देखा NCERT में सीधा डंडा बना देता, तो उसका मतलब भी इसी से ही निकालते हैं ये लोग, ठीक है। चलिए, और बाकी कोई ऐसे लिख रहा है तो उसका मतलब है ही PA गिवन B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये सब एक ही चीज है। चलो, तो ध्यान रखना मतलब ये सारे सिंबल्स एक ही है। इसका मतलब इसको बोलते कैसे हैं? इसको बोलते हैं PA गिवन B। गिवन B मतलब आप सैंपल स्पेस रिड्यूस कर दोगे अपनी, ठीक है। अगर आपने सैंपल स्पेस रिड्यूस कर दी तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। कि इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already happened, when B has already, मतलब हम बोलते हैं PA गिवन B। लेमैन की मतलब मैं आपसे बार बार यही बोलूंगी PA गिवन B, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब मैं आपसे बोलूंगी PA गिवन B, कि गिवन की B हो रहा है तो A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। गिवन की B हो रहा है तो A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये फॉर्मूला देखिए मैं डिराइव करने जा रही हूँ कि गिवन की B हो रहा है तो A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी। अपना ये था A और B, चलिए तो यहीं से डिराइव कर लेते हैं फॉर्मूला कि अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड वंस, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड वंस, यही वाला एक्सपेरिमेंट ले रही हूं मैं, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड वंस, PA given B, given a total of 10 or more has come, given a total of, मतलब आपकी बार डाइस 36 तरीके से नहीं गिरेगी, आपकी जब भी गिरेगी 10 ही तरीके से गिरेगी। मतलब आपके सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट नहीं है, सैंपल स्पेस रिड्यूस कर दिया आपने, तब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी A इवेंट के होने की, ठीक है। अगर B नहीं होता तो A इवेंट की होने की जो प्रोबेबिलिटी होती, और अब जो होगी तो अब बढ़ जाएगी क्योंकि आपने सैंपल स्पेस रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस रिड्यूस करते ही A इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो गिवन अ टोटल ऑफ 10 और मोर हैज कम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट,
आप खुद ही बता दोगे, खुद ही डिराइव कर लोगे फॉर्मूला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट? ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट? बताइए कि जब भी मैं पेयर ऑफ डाइस डालूंगी हमेशा 10 या 10 से ज्यादा का टोटल ही गिरेगा। तो मतलब कितनी तरीके से डाइस गिरेगी? चार सैंपल तरीके स्पेस से। में कितने हैं? 6 चार तरीके से। तरीकों से। चार क्यों भाई, 6 हैं। 10 मैम या 10 से 10 ज्यादा का। 10 से ज्यादा। अबे तो 10 या 10 से ज्यादा का टोटल। 4 या 6 भी हाँ। तो होगा। हाँ अरे हाँ, तो आप कितनी तरीके से डाइस गिरेगी? 6 तरीके से। तो उसमें से कितने हैं जो फेवरेबल इवेंट है? 2 डबलेट 2। बस तो आ गया आंसर। 2 बाई तो किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? तो आप देखो ना, हाँ, आपकी हाँ। प्रोबेबिलिटी 2/6 है, मतलब 1/3 है। अगर अभी बी इवेंट नहीं गिवन होता तो ये इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी 6/36 थी, मतलब 1/6 थी नहीं। और आप कितनी है? 2/6 बढ़ गई ना। तो आप सैंपल स्पेस ऑब्वियसली अगर रिड्यूस कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस हाँ, चीज को अब मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब मेरा फॉर्मूला देखिएगा, तो पी ए गिवन बी, पी ए गिवन बी। तो ऐसे तो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो तो भी आ गया भाई। सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है और 2 फेवर कर रहे हैं, तो आंसर आ गया 2/6। और इसको मैं अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि फॉर्मूला तो वो याद रखना है। मैंने ऊपर नीचे इसको 36 से डिवाइड कर दिया। व्हाट इज 2/36? पी ए इंटरसेक्शन बी। एंड व्हाट इज 6/36? पी बी। गिवन तो यही थी, ठीक है। तो गिवन यही थी, यही 6 एलिमेंट है, तो ये पी। ये अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, ये तो अनकंडीशनल आ गई। तो ये आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखना है कि पी ए गिवन बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखना, पी ए गिवन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th क्लास के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो पी ए गिवन बी इज, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला आज का कि पी ए गिवन बी इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि पी ए गिवन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि पी ए गिवन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सबको समझ में आ गया? ऐसे ही, हाँ हाँ ऐसे ही पी गिवन, देखो पी बी गिवन है, इसका फॉर्मूला भी देखो, वो आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, खुद ही डिराइव कर लो, अपॉन पी ए। तो पी ए गिवन बी इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, तो पी ए गिवन बी इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और पी बी गिवन होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। क्यों होगा खुद ही सोच लो कि यार जब भी पेयर ऑफ डाइस गिरेगी हमेशा ये गिरेगी, डबलेट आएगा, तो 6 तरीके से गिर सकती है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि 10 या 10 से ज्यादा का टोटल है, 2 फेवर कर रहे हैं, तो 2/6। 2/6 मतलब 2/36 अपॉन 6/36 आ गया। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। तो पी ए गिवन बी इज, मतलब जो नीचे है वही आएगा, ध्यान रखना। पी ए गिवन बी इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, एंड पी बी गिवन इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ठीक है, तो पी ए गिवन बी इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, एंड पी बी गिवन इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। सबको क्लियर हो गया? पी बी गिवन इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो फॉर्मूला आपके पास एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑन मल्टीप्लिकेशन सिखा रही हूँ। देखो, पी ए एंड बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ए हो रहा है इंटू प्रोबेबिलिटी बी हो रहा है, गिवन कि ए हो चुका, इज ऑल्सो इक्वल टू, हो सकता है पहले बी इवेंट हो रहा हो, तो पी ए एंड बी इज प्रोबेबिलिटी बी हो रहा है इंटू फिर प्रोबेबिलिटी ए हो रहा है गिवन कि बी हो चुका है। ठीक है, तो पी ए एंड बी का फॉर्मूला होता है
ये आ जाता है पी ए। ये जो सिंबल होता है ये साइमल्टेनियस अकरेंस के लिए भी यही सिंबल यूज होता है और सक्सेसिव अकरेंस के लिए भी यही सिंबल यूज होता है। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, ए हो रहा है फिर बी हो रहा है, ठीक है, अब ए हो रहा है एंड बी हो रहा है। साइमल्टेनियस के लिए भी हम यही सिंबल यूज कर लेते हैं और सक्सेसिव के लिए भी, ठीक है। ये कहलाती है जनरलाइज्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। जनरलाइज्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी होता है पी ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कि ए इवेंट हो रहा है इंटू प्रोबेबिलिटी कि बी इवेंट हो रहा है गिवन की ए हो चुका है। तो पहले ए हुआ उसके बाद बी हुआ, गिवन की ए हो चुका है, इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी हुआ फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ए हुआ गिवन की बी हो चुका है। कहने का मेरा मतलब क्या आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए कि what is the probability of getting an ace? What is the probability of getting an ace and an ace in two successive draws, without replacement of previous card? ठीक है, तो what is the probability of getting an ace and an ace in two successive draws without replacement of previous card? ठीक है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको इक्का मिल जाए और फिर इक्का मिल जाए विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ प्रीवियस कार्ड। मतलब आप चाहते हो इक्का मिल जाए एंड उसके बाद आपको दोबारा इक्का मिल जाए, तो मतलब और रिप्लेस आपने किया नहीं तो डिपेंडेंट है इवेंट्स कि प्रोबेबिलिटी इक्का मिल जाए इनटू फिर प्रोबेबिलिटी इक्का मिल जाए गिवन की इक्का मिल चुका है, प्रोबेबिलिटी ये इवेंट हो जाए इनटू प्रोबेबिलिटी ये इवेंट हो जाए गिवन की ये इवेंट हो चुका है। बस तो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, गिवन की इक्का आ चुका है तो अब इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/51। तो ये आंसर हो जाए। ये बेसिकली मतलब होता है इस चीज का। तो ये जनरलाइज्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 और मोर इवेंट्स। ये भी लिखवा देती हूँ, तो लिखिए, ये उतार लिया, हाँ मैम। आगे लिखो दिस थ्योरम कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 और मोर इवेंट्स। दिस थ्योरम can be extended to 3 or more events. 3 or more events. मतलब अगर मैं आपसे बोलूं इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ए इवेंट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी बी इवेंट हो रहा है गिवन की ए हो चुका है, प्रोबेबिलिटी सी इवेंट हो रहा है गिवन की ए भी हो चुका है एंड बी भी हो चुका है। ठीक है, तो ये कितने भी इवेंट्स के लिए पढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है, तो पी ए एंड बी एंड सी कि भाई ए भी हो रहा है फिर बी हो रहा है गिवन की ए हो चुका है फिर सी, तो ये प्रोबेबिलिटीज का इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन आता है। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रही हूँ, वो ध्यान से सुनेंगे। However, if A and B are independent events, however, if A and B are independent events, then PA given B PA के बराबर ही होगा, क्योंकि B के होने या ना होने से A को तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, एंड PB गिवन है वो भी किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। However, अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। फॉर्मूला जो आप याद रखेंगे, एक तो पी ए गिवन बी का याद रखेंगे कि भाई पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है, पी बी गिवन ए इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। और इस तरह से भी याद रखेंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज कोई एक इवेंट हो रहा है पी बी और फिर उसके बाद पी ए हो रहा है गिवन की बी हो चुका है, या फिर पी ए इंटू पी ए हो रहा है इंटू पी बी गिवन है। समझ में आ गया? तो हर तरीके से फॉर्मूला आप याद रखेंगे। हाँ, मैं कह रही थी अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पी ए गिवन बी पी ए के बराबर होगा। ठीक है, एंड पी बी गिवन है ये किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पी ए गिवन बी ये पी ए के बराबर होगा और पी बी गिवन है ये पी बी के बराबर होगा।
इसीलिए पीए इंटरसेक्शन बी का ये जो मैं मैथमेटिकल चेक आपसे कह रही थी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ये फॉर्मूला आप याद रखोगे कि पीए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पीए इंटू पीबी, क्योंकि पीए इंटरसेक्शन भी होता है पीए इंटू पीबी गिवन है, और पीबी गिवन है तो पीबी है। यहाँ आपने किया था ना, पीए इंटू पीबी, यहाँ से भी यही आ रहा है पीए इंटू पीबी, क्योंकि पीए गिवन बी तो क्या हो जाएगा, पीए ही हो जाएगा। तो बी के होने या ना होने से ए को जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये डायरेक्ट ये मैथमेटिकल चेक है जो आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल चेक है जो सब लोग याद रखेंगे। सबको समझ में आया? यस मैम। तो ये Yes, ma'am. फुल प्रूफ चेक है, मतलब आपको कभी भी साबित करना हो कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो अपन ऐसे साबित करेंगे। वो सवाल कराऊंगी, पीए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पीए इंटू पीबी। तो अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो पीए इंटरसेक्शन बी पीए इंटू पीबी के बराबर है, और अगर पीए इंटरसेक्शन बी पीए इंटू पीबी के बराबर है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। मतलब दोनों तरीके से एक ही बात। मतलब अगर कोई आपसे कोई ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है तो इस तरीके से देख सकते हैं कि a dice and a coin thrown simultaneously, dice and a coin thrown simultaneously, ठीक है। तो what is the probability that dice shows अब composite face, कि dice के ऊपर composite face आए, and coin shows tail, तो एक डाइस और एक कॉइन को आपने उछाल दिया, ठीक है। एक डाइस और एक कॉइन को आपने उछाल दिया, तो आप कह रहे हो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस शोज कॉम्पोजिट फेस एंड कॉइन शोज टेल, ठीक है। तो आपने एक डाइस और एक कॉइन को उछाल दिया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस कॉम्पोजिट फेस शो करेगा और कॉइन टेल शो करेगा। आपको दिख रहा है दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना है क्या एक दूसरे से? नहीं। तो देख के ही नहीं, बदल मैम। जाएगा बस। तो बस मुझे इस ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो ई इवेंट कौन सा है, लेट ई बी द इवेंट कि भाई डाइस शोज कॉम्पोजिट फेस, या इवन कह दो इसे, और ई टू इज द इवेंट कॉइन शोज टेल। मुझे क्या चाहिए, पी वन एंड ई टू। सिंबल तो सबके लिए यही यूज होता है, ठीक है। तुम सक्सेसिव करते हो या एक साथ उछाल रहे हो कोई चीज, तो पी वन इंटरसेक्शन ई टू, तो ये भी हो जाए एंड ये भी हो जाए, तो बस क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई। अभी सक्सेसिव होता पहले ही हो जाए फिर ही हो जाए, गिवन की ये हो चुका है, तो वैसे यूज करते हैं पी वन इंटू पी टू गिवन इवन, ठीक है। तो बस हम चाहते हैं ये भी हो जाए एंड ये भी हो जाए, दोनों उछाल दिया आपने साइमल्टेनियस, ठीक है। डाइस शोज कॉम्पोजिट फेस, तो कॉम्पोजिट फेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वैसे 4 और 6 दो ही होते हैं कॉम्पोजिट फेस, 1 तो नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है, 2 3 5 इवन वो प्राइम है, तो हाँ। कॉम्पोजिट फेस 4 और 6 है, और टेल आने की हाफ, तो आंसर आ जाएगा 1/6। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो इंडिपेंडेंट है तो ये डिपेंडेंट है, तो भाई पी ए इंटू पी बी गिवन है। जब पहले ए इवेंट हुआ अब बी ए पे डिपेंडेंट है, तो गिवन की ए हो चुका है, तो अब बी के होने की क्या प्रोबेबिलिटी, उस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे नोट डालिए, नोट डालिए, इसे टफ चैप्टर नहीं है प्रोबेबिलिटी ज्यादा, नोट डालो। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ मतलब कभी भी क्वेश्चन को पूछो ना क्या ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, अभी आगे कराऊंगी, इतना चेक कर लो क्या पी ए इंटू बी, मतलब क्या पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू बी बी के बराबर है, अगर है तो इंडिपेंडेंट है बस। तो एक नोट लिखिए कि नोट दैट इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देन पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, if A and B are independent events, then PA union B is equals to what? PA plus PB minus PA intersection B को लिख दो PA into PB,
एक्चुअली क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो डायग्राम बन जाता है भाई, दो अलग अलग गोले। इंडिपेंडेंट में कोई डायग्राम नहीं बनता, क्योंकि तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करते हो ना, वो चीज है। ये तो आप इसी तरीके से बोलो। सेकंड नोट लिखो, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए बार एंड बी ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ए बार और बी बार ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए और बी बार ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए बार और बी चाहो तो एक का प्रूफ भी कर सकते हैं अपन। जैसे प्रूफ कर लेते हैं कि गिवन है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी एस पी ए इंटू पी बी, ठीक है। टू प्रूव दैट कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू पी ए बार इंटू, बाकी ये स्टैंडर्ड होता है, मैं डायरेक्टली यूज करते हैं क्वेश्चंस में, पर ये प्रूव करना है तो कर लेते हैं। पी ए बार इंटरसेक्शन RHS से कर लो, 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, तो ये आ गया 1 माइनस पी बी माइनस पी ए प्लस पी ए इंटू पी बी। वॉट इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी? ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी को पी ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, तो ये पी ए यूनियन बी हो गया। 1 में से आइदर और गया तो नाइदर नॉर बचा, हो गया प्रूफ LHS। तो वैसे ही पता होना चाहिए कि अगर प्रूफ तो कोई पूछता नहीं है, स्टैंडर्ड है, ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये सब इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। हाँ मैम, ठीक है मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, मैम 1 मिनट वो लास्ट लाइन लिख लो। ठीक है मैम। तो फिर लिखो, एक नोट और लिख सकते हैं कि नोट दैट पी ए गिवन बी प्लस पी ए बार गिवन बी इज इक्वल टू 1। गिवन की बी इवेंट हो रहा है तो या तो ये होगा या ये नहीं होगा। प्रूफ भी कर सकते हो कि भाई पी ए गिवन बी मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये हो गया पी ए बार इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। पी ए बार इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब आप जानते हो पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए बार इंटरसेक्शन बी है, तो मिला के क्या होता है? पी बी होता है। 1 ही आ गया। तो गिवन की बी इवेंट हो रहा है, या तो ये इवेंट हो रहा होगा या ये इवेंट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। गिवन की बी इवेंट हो रहा है तो या तो ये इवेंट हो रहा होगा या ये इवेंट नहीं हो रहा होगा। हाँ ठीक है, चलो। तो अब मैं आपको वो चीज बता रही हूँ कि मैंने आपको बताया था ना, वैसे तो हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे थे, एक के होने या ना होने से दूसरे के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी फर्क नहीं पड़ता, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन जनरली कम्स फ्रॉम 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपसे कहा था उस टाइम कि आगे बात करते हैं कि कई बार एक ही एक्सपेरिमेंट में 2 इवेंट्स डिफाइन कर देते हैं और फिर बोलते हैं बताइए कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो अब मेरे को सिर्फ मैथमेटिकल चेक से ही बताना पड़ेगा और मेरे पास कोई तरीका नहीं, ठीक है। तो लिखवा देती हूँ, लिखो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी है ये चीज। तो लिख लो, इफ 2 इवेंट्स, नोट दैट if 2 events are defined on single experimental setup, if 2 events are defined on single experimental setup, if 2 events
are defined on single experimental setup, then also it can be asked whether the two events are independent or not. ठीक है? Then also it can be asked whether the two events are independent or not. तब भी पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कराती हूँ. अ डाइस इज थ्रोन वंस. एग्जाम्पल लिख लो. अ डाइस इज थ्रोन वंस. अब मैंने इवेंट्स डिफाइन किए. सपोज ये लेट ई बी द इवेंट अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3. E be the event occurrence of multiple of 3 and F is the event occurrence of an even number. So E be the event occurrence of multiple of 3. ठीक है? And F is the event occurrence of even number. मैंने एक ही एक्सपेरिमेंट किया कि साहब मैंने एक बार डाइस उछाल दी. ठीक है? तो मान लो मैंने एक सिंगल एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया कि भाई मैंने एक बार डाइस उछाल दी. अब इसी में मैंने दो इवेंट्स डिफाइन कर दिए. occurrence of multiple of 3 and occurrence of even number. ठीक है? तो कई बार क्या होता है, if two events are defined on single experiment, तब भी वो पूछ लेते हैं कि बताइए दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है यानी कि भाई एक डाइस उछाल दी और बोल रहे हैं बताओ. अब हम ऐसे नहीं सोच सकते एक के होने या ना होने से, वो नहीं. वहां तो हम दो मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट, एक आदमी के हाथ में ये एक आदमी के हाथ में ये, या हमने दो बार डाइस उछाल दी या हमने दो बार कॉइन उछाल दिया, उस तरह की चीजों की बात कर रहे थे. ठीक है? यहाँ तो हमने डाइस को एक बार उछाला, एक सिंगल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं. अब वो कह रहा है साहब बताओ. तो अब इसमें सिर्फ मैथमेटिकल चेक से ही देख सकते हो. देख लो कि PE की वैल्यू कितनी है. 2/6 1/3. PF की वैल्यू कितनी है 3/6 हाफ. अब P इंटरसेक्शन F देख लो. सिंपल सा ही तरीका है, कुछ है नहीं. P इंटरसेक्शन F में एक ही एलिमेंट है जो कॉमन आ रहा है, तो 1/6. अब देखो PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF. ठीक है? तो P इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF. आ गया? सो हेंस E एंड F आर इंडिपेंडेंट. तो स्कूल में भी आया था ऐसे ही कराना. ठीक है? तो कई बार ये लोग एक ही में डिफाइन करते हैं, तो बस ठीक है, अपने तो इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए और तो कोई दिक्कत ही नहीं. इंडिपेंडेंट में प्रोबेबिलिटी सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है. ठीक है? तो हेंस E एंड F आर इंडिपेंडेंट. अब इसी में कोई पूछ ले क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, क्योंकि दोनों इवेंट्स एक साथ अकर हो सकते हैं. ठीक है? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तब तो P इंटरसेक्शन F 0 आ जाता. ठीक है? क्योंकि एक ही एक्सपेरिमेंट में डिफाइन कर रहे हो ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो एक एक्सपेरिमेंट बात कर सकते हैं अपन. ठीक है? तो हेंस E एंड F आर इंडिपेंडेंट. इसलिए आप एक चीज नोट कर लीजिए कि इस तरह की सिचुएशन में जब आप एक ही एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट्स डिफाइन कर रहे हैं, तो आप इस तरह की सिचुएशन में लिख लीजिए कि ये लिख लीजिए इन दिस सिचुएशन लिख लीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दे नेवर हैव एन आउटकम कॉमन. मतलब मैं इसी टाइप की सिचुएशन में बात कर रही हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का तो कभी कोई आउटकम कॉमन होता ही नहीं. तो आप या यूं लिख लीजिए इन दिस सिचुएशन, ना भी लिख लें, ऐसे स्टार बना के लिख लो. बात तो इसी केस के लिए कर रहे हो आप कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नेवर हैव एन आउटकम कॉमन बट इंडिपेंडेंट इवेंट्स डू हैव एन आउटकम कॉमन. ठीक है? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दे नेवर हैव एन आउटकम कॉमन. अब यहाँ पे लिख लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नेवर हैव एन आउटकम कॉमन बट इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे डू हैव एन आउटकम कॉमन. इनमें आप देख लो कोई ना कोई आउटकम तो कॉमन मिल ही रहा है. ठीक है? तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है. अगर वो कह रहा है सब एक ही एक्सपेरिमेंट में उसने इवेंट्स डिफाइन कर दिया, पूछ रहा है क्या ये इंडिपेंडेंट है, बस तो आपका सिर्फ मैथमेटिकल चेक से आपको देखना होता है. ठीक है? मैम तो मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगेंगी? नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो एक अलग चीज हो गई, उसको आप इससे मत रिलेट करो.
वो तो एक अलग चीज है, उसमें तो आपने एक एक्सपेरिमेंट में 2 इवेंट्स डिफाइन कर दिए। अब आप बस इतना देख लो, क्या वो दोनों इवेंट एक साथ हो सकते हैं? कंडीशन का तो मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि क्या दोनों इवेंट एक साथ हो सकते हैं? जब पी ए इंटरसेक्शन बी ही 0 है उस केस में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जब पी ए इंटरसेक्शन बी 0 है, तो तुम्हारा पी ए गिवन बी क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, है ना? ये अब 0 म्यूचुअली हो एक्सक्लूसिव में तो पी ए इंटरसेक्शन बी तुम कह रहे हो 0 है, तो पी ए गिवन बी क्या है? 0 ही हो गया। कि यार बी के होने से ए के होने हाँ। को उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर बी हुआ तो ये होगा ही नहीं ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? अगर बी हुआ तो ए होगा ही नहीं ना, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, ये तो 0 ही आएगी। फॉर्मूले से भी देख लो, पी ए हाँ गिवन बी मैम। होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी। अभी कोई ऐसे कोई अनशन सी चीज मान लो तुम्हारे दिमाग में आ रही हो कि इफ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर साइमल्टेनियसली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, सब ऐसा कभी हो सकता है क्या कि 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो जाए इंडिपेंडेंट भी? तो देख लो, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता बिल्कुल। पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी भी होता है इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है? यही होता है। यस मैम। तो पी ए इंटू पी भी तो 0 होगा ही नहीं म्यूचुअली अब एक्सक्लूसिव। आप कह रहे हो कि साहब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी इंटरसेक्शन भी 0 होगा, तो पी इंटर ये इंडिपेंडेंट के हिसाब से के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के हिसाब से के, तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? जब कोई एक इवेंट इम्पॉसिबल हो। तो कोई मतलब ही नहीं है फिर उस चीज का। किसी एक, कम से कम किसी एक की तो प्रोबेबिलिटी 0, एटलीस्ट वन ऑफ द 2 इवेंट्स। ऐसे किसी के दिमाग में बेतुका सवाल आ जाए तो वो भी बता देते हैं भाई ऐसा तभी होगा जब कम से कम कोई इवेंट इम्पॉसिबल हो। फिर इम्पॉसिबल का कोई मतलब क्या रह जाता है फिर? पहले तो मैं बोला करती थी यार समुद्र में बाढ़ आ जाए इम्पॉसिबल इवेंट है, अब तो ये भी नहीं बोल सकती सुनामी आने के बाद कुछ भी हो सकता है। अब तो नथिंग इज इम्पॉसिबल रह गया अब तो, ठीक है? चलो, आ गया सबको समझ में? आप देखते हैं जैसे कुछ क्वेश्चन, उसने कहा कि फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी और एनी, तो आप डीबीपी नंबर 2 स्टार्ट तो कर सकते हो सब लोग प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि ट्यूसडे को टर्न आएगा तो सब लोग स्टार्ट तो कर सकते हो, शुरू तो कर देना। बाकी मैं डिस्कस नहीं करूंगी अभी डीबीपी 2, तो अपना वेक्टर भी निपटाओ और डीबीपी 2 स्टार्ट कर सकते हो। तो अगला लेक्चर मेरा हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं डीबीपी 2 और एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइजेस दूंगी। तो फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी, let PA union B is equals to 7/8, PA intersection B 1/4 है, PA कॉम्प्लीमेंट 5/8 है। तो कह रहा है ये सारी चीजें निकालो, PA निकालो, PB निकालो एंड ऑप्टिव स्लैश बी, कंडीशनल नहीं पूछ रही हूं मैं, ऑप्टिव स्लैश है, ठीक है? ये निकालो। ठीक है, तो मैं आपसे ये चीज पूछ रही हूँ कि भाई ये चीज निकालो। तो PA कॉम्प्लीमेंट 5/8 है, तो PA तो कितना आ गया? 3/8, ठीक है? अब PA यूनियन B क्या होता है? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, तो 7/8 इज इक्वल टू 3/8 प्लस PB माइनस 1/4। तो PB निकाल लो कितना होता है? कितना आ रहा है? 3/4। और फिर एक चाहिए PA माइनस B, यानी कि PA इंटरसेक्शन B बार चाहिए। तो PA इंटरसेक्शन B बार क्या होता है? PA इंटरसेक्शन B बार, PA में से PA इंटरसेक्शन B घटा दो, यही होता है। तब तुम्हें PA पता है और PA इंटरसेक्शन B पता है। आ गया आंसर? यस मैम। और देख सकते हैं 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के। मैम ये ए इंटरसेक्शन बी डैश वाला दोबारा बता दो एक बार।
पी ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी घट जाएगा, पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी। हाँ ठीक है। और देख लें इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे देखो अगर पी एक हाफ है, पी बी 1/3 है, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है, तो पी ए गिवन बी निकालो, पी बी गिवन ए निकालो, पी ए यूनियन बी निकालो, पी ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। ये डायग्राम ना लो, ज्यादा दिक्कत आती है तो। निकालो फटाफट, आंसर बताओ सबके। मैम हाँ मैम एक बार आप लास्ट वाला पेज दिखा सकते हो? ठीक है। ठीक है मैम। क्या निकाला आंसर? पी ए गिवन बी क्या निकाला? 3/4। फिर पी बी गिवन ए क्या निकाला? 1/2। 1/2। फिर पी ए यूनियन बी? सेवन बाय 7/12। 7/12। और फिर ये तो यहाँ पे होमवर्क आप डीपीपी नंबर 2 लिख लीजिएगा, पर मैं फिर आपसे कह रही हूँ मैं डिस्कस नहीं करूंगी, पर आप ट्राई करके रख लीजिएगा। हाँ ये क्या निकाला? 1/8। 1/8 या 5/8? 7/8। पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है? नाइदर ए नॉर बी 1 माइनस पी ए यूनियन बी। और पी बी बार कितना होता है? पी बी 1/3 है तो पी बी बार 2/3 हो गया। पी ए यूनियन बी तुमने भी ऊपर ही निकाला है, 12 माइनस 7 5/12। फाइव बाई एट आ रहा है। हाँ फिर इतने छोटे छोटे सवाल तो गलत होने नहीं चाहिए। अब इसमें अगर कोई अपन से ये कह रहा है फाइंड पी बी गिवन ए if first part A is the subset of B and second part A and B are disjoint, वही जो अभी श्रांची पूछ रही थी। तो फाइंड पी बी गिवन ए इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो क्या आंसर होगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी कि अगर ए होगा तो बी के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? श्योर इवेंट है। PA/PB। अरे पी बी गिवन ए क्या होता है? 1। हाँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब ए इम्प्लाइज बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोले या ए इम्प्लाइज बी। अगर ए हो रहा है तो बी के होने की क्या प्रोबेबिलिटी? श्योर इवेंट है। अगर ए हो रहा है तो बी तो हो ही रहा होगा क्योंकि ए तो बी का ही सबसेट है। और वैसे भी सोच सकते हो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो क्या है? पी ए ही है, तो पी ए अपॉन पी ए 1 ही तो आ गया। तो अगर ए बी का सबसेट है तब तो श्योर इवेंट ही हो जाएगा ये। गिवन की ए हो रहा है, कॉमन सेंस से भी सोच लो, गिवन की ए हो रहा है
तो बी के होने की क्या प्रोबेबिलिटी, गिवन की ए हो रहा है तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए आएगी। और अगर ए और बी डिसजॉइंट है तो आंसर 0 आ जाएगा। 0 0 है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी इंटरसेक्शन भी तो 0 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए, अ न्यूली मैरिड कपल। तो छोटी छोटी बातें, अभी तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा है भी नहीं, तो बढ़िया सवाल तो नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट होंगे। अ न्यूली मैरिड कपल decides to have children. A newly married couple decides to have children unless they have both a son and a daughter, both a son and a daughter for the first time in the family. For the first time in the family. Newly married couple decides to have children unless they have both a son and a daughter for the first time in the family, or until they have maximum of 5 children. ठीक है, और until they have maximum of 5 children. ठीक है, यहां तक लिखा। if it is known that their first two issues are both daughters, ठीक है, if it is known that their first two issues are both daughters, find the probability that the couple will have the largest family size. ठीक है, assuming that the birth of son or a daughter, assume that the birth of son or daughter is equally likely, mutually exclusive and exhaustive. ठीक है, हाँ चलिए चलिए, तो इसका मतलब समझिए कि a newly married couple decides to have children unless they have both a son and a daughter. ठीक है, मतलब ये कि अगर उनकी फैमिली में फर्स्ट टाइम सन और डॉटर हो जाए, मतलब मान लीजिए उनका पहले सन हो जाए फिर डॉटर हो जाए,
तो उनकी फैमिली में बस 2 ही बच्चे रह जाएंगे, ठीक है, उसके बाद उनके बच्चे नहीं होंगे। लेकिन अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मान लो सन सन फिर डॉटर हो जाए, तब भी चलो ठीक है, उनकी फैमिली में 3 बच्चे हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम मतलब सन या डॉटर या सन आ जाए, ठीक है ना, तो वहीं पे उनके बस वहीं पे बच्चे रुक जाएंगे, उसके बाद बच्चे नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनकी फैमिली में मैक्सिमम 5 बच्चे होंगे, ठीक है, उनकी फैमिली में मैक्सिमम 5 बच्चे होंगे। तो या तो मैक्सिमम 5 बच्चे होंगे, या सन के बाद कभी भी डॉटर आ जाए, या डॉटर के बाद कभी भी सन आ जाए, तो बस फिर उतने ही बच्चे रह जाएंगे। अब इन्होंने कहा सन या डॉटर का होना इक्वली लाइकली है, हाफ हाफ है प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, जुड़वा बच्चे नहीं हो सकते, सन हो गया तो डॉटर नहीं होगा, डॉटर हो गया तो सन नहीं होगा, ठीक है, और एग्जॉस्टिव कि सन और डॉटर के अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए, तो अब वो ये कह रहा है कि ये उसको पहले से पता है कि उसके फर्स्ट 2 इश्यूज डॉटर है, तो बस जब फर्स्ट 2 इश्यूज डॉटर है तो लार्जेस्ट फैमिली साइज कब होगी, ठीक है, फर्स्ट 2 इश्यूज जब डॉटर है, ठीक है, फर्स्ट 2 इश्यूज जब डॉटर है तो लार्जेस्ट फैमिली साइज क्या होगी, लार्जेस्ट फैमिली साइज तब होगी जब थर्ड और फोर्थ प्लेस पे भी क्या हो जाए, डॉटर। डॉटर। अब 5वीं प्लेस पे तो कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, 4 डॉटर होने के बाद 5वां बच्चा तो होगा ही होगा। अब वहां चाहे सन हो चाहे डॉटर हो, ठीक है, तो 5वें से कोई लेना देना ही नहीं है बस। तो फॉर लार्जेस्ट फैमिली साइज थर्ड प्लेस पे भी डॉटर होनी चाहिए और फोर्थ प्लेस पे भी डॉटर, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्लेस पे भी डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और इस प्लेस पे भी डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ, ठीक है, हाँ। ठीक है ना। भाई डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही रहेगी, चाहे यहाँ सन हो जाए या डॉटर हो जाए, उससे डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी में थोड़ी कोई फर्क पड़ जाएगा, वो तो वही रहेगी। तो ये आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर हो गया। हाँ मैम। Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलो अगला क्वेश्चन करें। Yes, तो ma'am. अब मैं इंडिपेंडेंट जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो अब मेरे एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं 1-2 सवाल आपको और करा देती हूँ। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इस पे खूब सारे अपन क्वेश्चंस लेते चले जाते हैं, तो इतनी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी फिर आपको। तो जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी मैंने इंडिपेंडेंट पे सवाल लिया था, अभी एक और इंडिपेंडेंट पे लेती हूँ। तो अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, खूब सारे सवाल करते हैं। तो एक आध तो शुरू करते हैं। लिखो 3 पर्सन्स ABC, 3 persons ABC toss a coin in order, ठीक है, 3 persons ABC toss a coin in order till someone gets head. ठीक है, तो 3 persons ABC टॉस इन ऑर्डर का मतलब होता है पहले A की चांस आई, फिर B की चांस आई, फिर C की चांस आई, जब तक उछालते रहे जब तक किसी का हेड नहीं आ जाता। कंप्यूट देयर रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग, कंप्यूट देयर रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग। ऑब्वियसली तीनों पर्सन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो 3 persons ABC toss a coin in order till someone gets head, compute their respective chances of winning, ठीक है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि A जीतेगा, B जीतेगा, C जीतेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है और टेल आने की हाफ होती है, ये तो अपन को पता ही है,
प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, ए कब जीतेगा? जब भिड़ते ही, कॉइन तो ए से ही शुरू हुआ, पहले ए की टर्न आएगी, फिर बी की टर्न आएगी, फिर सी की टर्न आएगी, फिर ए की टर्न आएगी। जैसे ही किसी का हेड आ गया गेम रुक जाएगा। ए कब जीतेगा? हाँ। जब ए का भिड़ते ही हेड आ जाए, खेल ही खत्म हो गया, खेल ही खत्म हो गया। तो या फिर ए का टेल आ जाए, बी का टेल आ जाए, सी का टेल आ जाए और ए का हेड आ जाए। ए कब हाँ। जीतेगा? जब ए का हेड आ जाए, या फिर ए का टेल आ जाए, बी का टेल आ जाए, सी का टेल आ जाए और ए का हेड आ जाए। या फिर ए का टेल, बी का टेल, सी का टेल, ए का टेल, बी का टेल, सी का टेल, ए का हेड, इंफिनिटी तक जाएगी। ये सारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर ये इवेंट हुआ तो इनके होने की नौबत ही नहीं आएगी, अगर ये हुआ तो इनके होने की नौबत ही नहीं आएगी, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएंगी सब। और ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, ये तो ए उछाल रहा है, ये बी उछाल रहा है, ये सी उछाल रहा है, ये फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा पी एच प्लस पी टेल इंटू पी टेल इंटू पी टेल इंटू पी एच एंड सो ऑन। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, फिर ये 1/2 रेज टू द पावर 4 है, फिर 1/2 रेज पर 1 2 3 4 5 6 7 7 है। हाँ। ठीक है, तो अभी आंसर कितना आ गया? ए अपॉन 1 माइनस आर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4/7। Yes, ma'am. 4%. ठीक है, अब इसी में बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालो। बी कब जीतेगा? स्टार्ट तो गेम ए से ही हो रहा है क्योंकि ऑर्डर में चल रहे हैं, तो ए का टेल आ जाए और बी का क्या आ जाए? हेड। फिर तब तक करेंगे जब तक किसी का हेड नहीं आ जाए। ये बात तो क्लियर है ना? या फिर ए का टेल, बी का टेल, सी का टेल, फिर ए का टेल और बी का हेड आ जाए। तो बस कर लो 1/2 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1/2 रेज पर 1 2 3 4 5। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएंगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कितना आ गया आंसर देखना, ए अपॉन 1 माइनस आर। कितना हो गया ये? 2/7। तो फिर अब सी के निकालने की जरूरत ही नहीं है, 1 में से ही घटा दो, 2/7 और प्लस 4/7, क्योंकि तीनों म्यूचुअली मतलब या तो ए जीतेगा या बी या सी। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी 1 है, एक साथ तो कोई जीत सकता नहीं है। और नहीं तो फिर निकाल लो कि भाई ए का टेल, बी का टेल, सी का हेड। ठीक है, सबको समझ में आ Yes, गया? ma'am. ठीक है, हाँ, ma'am. मेरे ख्याल से नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करें आप। कल टेस्ट भी है आप लोगों का। चलिए, Yes, ma'am. Yes, तो फिर ma'am. मैं अभी छोड़ Yes, देती हूँ। ऑल द बेस्ट आपके टेस्ट के लिए। Thank you, ma'am. ठीक है, Thank you, Okay, ma'am. ma'am. हाँ, थैंक यू मैम। ओके। श्रेयांशी को कुछ पूछना था शायद। हाँ मैम, वो एडवांस का सवाल 2 मिनट रुक, मैं क्वेश्चन पेपर 2। लेकर आती हूँ। हाँ,
हाँ मैम सेकंड क्वेश्चन एडवांस वाले। इसमें क्या है कि 3 टिकट विंडो है, 12 लोग खड़े हुए हैं। अब इसमें पहली विंडो, दूसरी विंडो, तीसरी विंडो, A1 A2 को तो यही खड़ा होना है 2 फैक्टोरियल तरीके से। सबसे पहले इन्हीं को टिकट मिल जाना चाहिए, ठीक है ना, और फिर इनको टिकट मिल जाना चाहिए क्योंकि इनको सबसे जल्दी है टिकट मिलने की। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं, बाकी क्या कह रहे हैं 4 3 5, तो यहाँ पे 4 लोग आएंगे, यहाँ 3 लोग आएंगे और यहाँ पे 5 लोग आएंगे। A1 A2 को सबसे पहले मिलना चाहिए, A3 A4 इसको सब मिलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ अब बाकी लोग कितनी तरीके से आएंगे, अब कितने लोग बचे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों के बंडल बना ले, 2 2 3 के डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और उनको 7 लोगों के 2 2 3 के बंडल बना दिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, उनको बांटेंगे कितनी तरीके से, हाँ इंटू 2 फैक्टोरियल तरीके से, क्योंकि वो जो 2 का बंडल और 2 का बंडल वो इधर और इधर भी आ सकता है। अब ये आपस में घूमेगा 2 फैक्टोरियल तरीके से, ये आपस में घूमेगा 3 फैक्टोरियल तरीके से, ये आपस में घूमेगा 2 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है ना। ठीक है। मेरे बढ़िया लगा होगा पेपर 11th का। हाँ अच्छा था। हाँ थैंक यू मैम। ओके चलो धन्यवाद। ठीक है अब DBB 2 ट्राई करो प्रोबेबिलिटी का और पेपर